रिसेंटली आई गॉट दिस कमेंट ऑन माई रीसेंट अपलोड, जिसे पढ़ के थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो गया, लेकिन उस सेम वीडियो पर एक कमेंट और भी था, यू आर ऑलवेज जस्ट वन वीडियो अवे। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट माई स्पार्क बैक एंड स्टार्टेड फीलिंग मोटिवेटेड अगेन। हालांकि इस चैनल को बनाए अब तक मुझे 11 दिन और 14 घंटे हो गए और अब तक यहाँ पे 3 वीडियोस मैंने पब्लिश कर दिए, पर इन 3 वीडियोस पे खास कोई रिजल्ट आया नहीं है। मैंने इस चैनल की जर्नी के लिए एक रोड मैप तैयार करके रखा है, जहाँ पे मुझे 10 वीडियोस को पब्लिश करना है 2024 के खत्म होने से पहले और बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025 इस चैनल पर मुझे एक सब्सक्राइबर बेस को बिल्ड करना है। जानता हूँ थोड़ा मुश्किल साउंड करता है, पर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी और कंफर्ट जोन को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव पता नहीं, बट आई थिंक आई एम रेडी फॉर दैट। सो मैंने सोचा क्यों ना बेसिक से शुरू किया जाए। आई मीन वेरी बेसिक्स। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये एल्गोरिदम काम कैसे करती है। तो मैंने सभी फेमस चैनल्स, ओल्ड चैनल्स, न्यू चैनल्स, शॉर्ट चैनल्स, इन सभी के वीडियोस को एनालाइज करना शुरू कर दिया और मैंने बहुत से वीडियोस को एनालाइज किया। आई मीन लॉट्स ऑफ वीडियोस, लिटरली लॉट्स ऑफ वीडियोस। एंड देन फाइनली आई अंडरस्टूड दैट द यूट्यूब इज अ गेम एंड ओनली परसिस्टेंट विल सर्वाइव। 40 से ज्यादा वीडियोस को एनालाइज करने के बाद फाइनली मुझे यूट्यूब पर वायरल होने के कुछ पॉइंट्स समझ में आ गए, और इन पॉइंट्स के बिना वायरल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन पॉइंट्स के बिना दुनिया के बड़े से बड़े क्रिएटर्स भी अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते थे, और इनमें से कुछ चैनल्स के लिए तो ये लक था और कुछ के लिए एक हार्ड वर्क। और मेरे केस में लक जैसी कोई भी चीज नहीं है। मुझे समझ में आ गया था कि लक फैक्टर मेरे लिए काम नहीं करने वाला था, सो आई ट्राइड दी हार्ड वे। तो ये वीडियो 99 वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है, जो बस ये बताते हैं कि अच्छा टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन को सही से कैसे भरना है, कीवर्ड कौन से लगाने हैं, हैशटैग कौन से यूज करने हैं, एसईओ कैसे करना है, थंबनेल को डिजाइन कैसे करना है, रात को वीडियो अपलोड करनी है या दिन में वीडियो अपलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी ये सब ट्राई कर लिया है एक दूसरे चैनल पे। So now grab your pen and paper and note down points that you find interesting in this video. मैं बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस को भी यूज करने वाला हूँ, जो शायद और कोई यूट्यूबर यूज नहीं करता। अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दोगे तो आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर आप सच में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये पॉइंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, अब तक तो नहीं। ये एक सर्च इंजन है। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड एंड मैनी मोर। इस वीडियो में हम मेनली यूट्यूब एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिदम होती क्या है? तो शॉर्ट में इसको आप ऐसे समझ लो, एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन की गई है। एल्गोरिदम का गोल होता है किसी टास्क को एफिशिएंटली सॉल्व करना, जैसे सॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना, या किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ऑटोमेट करना। सिंपल शब्दों में एल्गोरिदम को कुछ डेटा या वैल्यू एक क्रिएटर या ऑडियंस के द्वारा दी जाती है। ये एल्गोरिदम उस डेटा या इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में प्रोसेस करती है, फिर फाइनली इस डेटा का रिजल्ट या फिर सॉल्यूशन वो एक यूजर को दे देती है। कंफ्यूज्ड? ओके। तो एक सर्च इंजन में एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इस पॉइंट को समझे बिना हमारे लिए आगे के पॉइंट्स को समझना बहुत मुश्किल है। तो YouTube काम करता है एल्गोरिदम पे, और एल्गोरिदम काम करती है ऑडियंस के लिए। इस ऑडियंस का डेटा आता है खुद ऑडियंस से। इन सिंपल वर्ड्स, YouTube ही एल्गोरिदम है और ऑडियंस भी एल्गोरिदम है। So what I meant, audience is equal to algorithm. Again, confused? So let's understand algorithm in a better way. YouTube की एल्गोरिदम 2 तरीकों से डेटा कलेक्ट करती है, एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से और दूसरा व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से। तो क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सा डेटा ये एल्गोरिदम कलेक्ट करती है? वीडियो किस लैंग्वेज में है, क्या ये वीडियो बच्चों के लिए बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिख रखा है, वीडियो का टाइटल आपने क्या दिया है, क्या वीडियो में जो हैशटैग है वो हैशटैग टाइटल से मैच करते हैं या नहीं, क्या वीडियो कॉपीराइटेड है, क्या वीडियो में कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट या सेक्सुअल कंटेंट है, वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है, क्या वीडियो 60 सेकंड से कम है, वीडियो का रेशियो क्या है, कहां से वीडियो को अपलोड किया गया है, क्रिएटर का आईपी एड्रेस क्या है, क्या थंबनेल में कोई गलत कंटेंट को मेंशन कर रखा है, क्या थंबनेल अप्रोप्रिएट है, वीडियो किस कैटेगरी में बनाया गया है, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। बट ये ही वो इंफॉर्मेशन है जो एल्गोरिदम प्रोसेस करती है क्रिएटर के साइड से। अब बात करते हैं एक व्यूअर से कौन सा डेटा ये एल्गोरिदम कलेक्ट करती है उसे एक राइट वीडियो दिखाने के लिए। व्यूअर ने कौन सा वीडियो पूरी तरह से देखा है, कौन से वीडियो को लाइक और डिसलाइक किया है, क्या यूजर ने रिसेंटली कोई कमेंट किया है, सर्च हिस्ट्री क्या है, कौन से चैनल पे ज्यादा टाइम वो स्पेंड करता है, किस टाइप के चैनल्स को सब्सक्राइब करता है, किस टॉपिक को सर्च कर रहा है, किस लैंग्वेज में वीडियोस को देखता है, एज क्या है, जेंडर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लोकेशंस क्या है, और भी बहुत कुछ। बट मेनली यही वो चीजें हैं जो एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से ये एल्गोरिदम प्रोसेस करती है। बट आई थिंक यू गॉट द पिक्चर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट? तो जब दोनों तरफ से डेटा कलेक्ट हो जाता है तब एल्गोरिदम आसानी से ये डिसाइड कर लेती है कि कौन सा वीडियो ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए और कौन सा वीडियो नहीं पहुंचाना चाहिए। देखो, अगर वीडियो अच्छा है तो एल्गोरिदम उसे ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है, और अगर वीडियो बेकार है तो वो वीडियो डेड हो जाएगा। मींस अब YouTube आगे इंप्रेशन नहीं भेजेगा।
दिखेगा ना। ये इंप्रेशन क्या होता है? जब कोई व्यूअर YouTube पे किसी भी वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो का थंबनेल देखता है तो वो एक इंप्रेशन काउंट होता है। और ये इंप्रेशन कई तरह के होते हैं। सर्च इंप्रेशन, जब कोई YouTube सर्च बार में कोई टर्म टाइप करता है और आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में दिखता है तो वो सर्च इंप्रेशन होता है। सजेस्टेड वीडियो इंप्रेशन, जब आपका वीडियो किसी और वीडियो के सजेस्टेड सेक्शन में दिखाई देता है। होम पेज इंप्रेशन, जब आपका वीडियो YouTube के होम पेज पे दिखता है। ये तब होता है जब YouTube के एल्गोरिदम आपकी वीडियो को रिलेवेंट समझती है और व्यूअर्स को दिखाने के लिए इंटरेस्टेड होती है बेस्ड ऑन व्यूअर्स या ऑडियंस इंटरेस्ट। नाउ अगला है नोटिफिकेशन इंप्रेशंस, जब YouTube आपके सब्सक्राइबर्स को आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता है। अगला है चैनल पेज इंप्रेशंस, जब कोई यूजर आपके चैनल के पेज पे जाता है और वहां से आपका वीडियो देखता है तो वो भी एक इंप्रेशन काउंट होता है। प्लेलिस्ट इंप्रेशन, जब आपका वीडियो किसी प्लेलिस्ट में एडेड होता है और व्यूअर वो प्लेलिस्ट देख रहा होता है तो वो भी एक इंप्रेशन काउंट होता है। एक्सटर्नल इंप्रेशंस, जब आपका वीडियो किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ब्लॉग एटसेट्रा से वीडियो पे आता है तो वो भी एक इंप्रेशन काउंट होता है। तो एल्गोरिदम कैसे समझता है कि कौन सा वीडियो अच्छा है और कौन सा बुरा? एल्गोरिदम कोई इंसान तो है नहीं जो आपकी वीडियोस को देख के बता दे कि इस वीडियो में ये कमियां हैं और बस इन्हीं कमियों की वजह से अब आपका वीडियो आगे ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया जाएगा। तो एल्गोरिदम कैसे डिसाइड करती है कि आपका वीडियो किस किस को दिखाना है और किस किस को नहीं दिखाना है? ये समझने के लिए हमें एल्गोरिदम को डीप में समझना होगा। तो ये एल्गोरिदम डेटा देखता है, ना कि इंफॉर्मेशन जो आप अपनी वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो। यूट्यूब और उसकी ये एल्गोरिदम हर साल 200 से भी ज्यादा बार अपडेट होती है, लेकिन इस एल्गोरिदम में 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं बदलती है। इट विल रिमेन द सेम। पहला है CTR, दूसरा है ऑडियंस रिटेंशन और तीसरा है वॉच टाइम। और यूट्यूब की ये एल्गोरिदम इन 3 चीजों के बिना इनकम्प्लीट है। चलो इन तीनों मैट्रिक्स को सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है CTR। इन इजी वर्ड्स CTR ये बताता है कि आपका वीडियो कितनी बार लोगों को दिखाया गया है और कितनी बार लोगों ने उस पर क्लिक किया है। लेट्स डिकोड दिस विद एन एग्जांपल। मान लो तुम एक वीडियो YouTube पे अपलोड करते हो और इस वीडियो को YouTube 1000 लोगों को दिखाता है पर सिर्फ 100 लोग ही इस पर क्लिक करते हैं। तो CTR का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला CTR इज इक्वल टू टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल क्लिक्स का मतलब है कितने लोगों ने क्लिक किया, टोटल इंप्रेशंस का मतलब है लोगों को YouTube ने ये वीडियो कितनी बार रेकमेंड किया। तो 1000 लोगों में अगर 100 लोगों ने क्लिक किया तो CTR होगा 10%। नाउ बी इन्फॉर्म्ड, जितनी ज्यादा CTR आपकी होगी उतना ज्यादा आपका वीडियो परफॉर्म करेगा, उतना ही ज्यादा YouTube आपका वीडियो रेकमेंड करेगा, प्रमोट करेगा। आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और यही एक साइन होता है कि आपकी वीडियो में पोटेंशियल है। नाउ सवाल ये है कि एक वीडियो को वायरल करने के लिए कितना CTR होना चाहिए? देखो, एक वीडियो यूजुअली कुछ घंटों में या कुछ डेज में वायरल हो जाता है, लेकिन यूजुअली नए यूट्यूबर्स के वीडियोस को सही ऑडियंस तक लेके जाने में इस एल्गोरिदम को 1 वीक से 1 महीने तक का समय लग जाता है। तो एक वीडियो को वायरल होने के लिए कितना CTR होना चाहिए? ऑनेस्टली इसके लिए कोई भी फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है। और अगर कोई यूट्यूबर तुम्हें ये बोल रहा है कि 8%, 12%, 15%, 20% बेस्ट CTR होता है तो वो गलत कह रहा है। तो सच क्या है? So as per my research, I have categorized CTR into 3 sections. अगर CTR 2% से कम है तो ये एक बैड कैटेगरी में चला जाएगा। मीन्स तुम्हारे थंबनेल और टाइटल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर CTR 3 से 7% के बीच में है तो ये गुड कैटेगरी में आता है। मीन्स तुम्हारा थंबनेल और टाइटल एंगेजिंग है और लोग तुम्हारे थंबनेल पे क्लिक कर रहे हैं, पर लेकिन आपको अभी भी इन थंबनेल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर CTR 8% से ज्यादा है तो ये एक परफेक्ट कैटेगरी में चला जाता है। तो अब सवाल ये है कि यूट्यूबर्स ये CTR इंक्रीज कैसे करते हैं? सो ये है कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से CTR इंक्रीज होता है। अगर आपको इन पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, आई विल मेक इट हैपन। बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ इस पॉइंट को शॉर्ट में कवर करेंगे। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, जो बेसिकली एक प्रॉम्प्ट होता है जो व्यूअर्स को गाइड करता है कि उन्हें आपके थंबनेल को देखने के बाद क्या करना चाहिए। इसका पर्पस होता है ऑडियंस को क्लिक करने के लिए मजबूर करना या एक्साइट कर देना और इन दी एंड इन ऑडियंस को आपके डिजायर्ड गोल तक लेके आना। कंफ्यूज्ड? ऑलराइट, डू नॉट वरी, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले ये कुछ थंबनेल्स देखो और बताओ किस थंबनेल पे आपको ज्यादा क्लिक करने का मन कर रहा है। ऑफ कोर्स ये वाला। यहाँ पे ग्लासेस क्लिंक हो रहे हैं, बैकग्राउंड में अदर कोका कोला ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कोका कोला के ट्रक्स बॉटल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ CTA क्लियरली मेंशन्ड है, डार्क ट्रुथ। इस थंबनेल को देखने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक एक्सपेक्टेशन, एक इमेज क्रिएट हो गई और आपके ब्रेन ने आपके हाथ को एक सिग्नल पास किया
और आपके हाथ ने तुरंत इस थंबनेल पे क्लिक कर दिया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ इस इमेज में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बस एक इमेज है जो काफी कुछ डिफाइन कर रही है। अब इस टाइटल को पढ़िए। अब टाइटल को पढ़ने के बाद अब इस इमेज को देखिए। अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कांच कैसे टूट गया, किसने तोड़ा होगा, ये कौन साफ कर रहा है, वो पीछे लोग कौन खड़े हैं, बाद में क्या हुआ होगा। समझ में आया? कॉल टू एक्शन, क्यूरियोसिटी। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल है मेरी नीश से जुड़ा हुआ। और जिन्हें अपना YouTube चैनल ग्रो करना है वो इस थंबनेल को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस थंबनेल में दो सेक्शंस हैं, एक रेड सेक्शन है, एक ग्रीन सेक्शन है। एक लो एंड पे है और दूसरा टॉप एंड पे है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन नंबर्स हैं। यूजर के ब्रेन पे ये नंबर्स कॉल टू एक्शन की तरह काम कर रहे हैं। अब जिन्हें ग्रो करना है वो क्लिक तो करेंगे। और इस थंबनेल में यूज की गई है मिस्टर बीस्ट की इमेज, क्योंकि आज हर किसी को मिस्टर बीस्ट जैसी सक्सेस चाहिए। तो आ गया ना क्लिक। दैट्स व्हाट CTA इज। इस पर डिटेल पर वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे एल्गोरिदम पे। तो अब आप सोचने लग गए होंगे अब तो CTR बढ़ा लेंगे, अब तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। राइट? रॉन्ग। आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकता अगर आपने वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। तो ऑडियंस रिटेंशन आपको ये बताता है कि लोग आपका वीडियो कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर आपका वीडियो 10 मिनट का है और कोई इस वीडियो को 5 मिनट तक देख रहा है और उसके बाद अगर बंद करके चला जाता है, तो इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन होगा 50%। सो ऑडियंस रिटेंशन इज इक्वल टू टोटल मिनट वॉच्ड डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 50%। अगर 100 लोग आपका वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ 40 लोग पूरी वीडियो को देख रहे हैं और बाकी के 60 लोग सिर्फ 2-2 मिनट का वीडियो देखकर स्किप कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल आपका EVD क्या होगा? तो यहाँ पे YouTube 40 लोगों का फुल वॉच टाइम काउंट करेगा, दैट इज 40 people multiply by 10 minutes, that is duration is equal to 400। और अगर 60 लोग 2-2 मिनट का वीडियो देखकर आपको वॉच टाइम दे रहे हैं, तो वॉच टाइम का काउंट होगा 60 people multiply by 2 minutes is equal to 120 minutes। यानी आपका टोटल व्यू ड्यूरेशन हो गया 520 मिनट्स। नाउ एवरेज व्यू ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है? टोटल व्यूज इज डिवाइडेड बाय टोटल वॉच टाइम। सो 100 व्यूज डिवाइडेड बाय 520, दैट इज 5.2। जितना ज्यादा आपका ऑडियंस रिटेंशन होगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपकी वायरल होने के होंगे। तो भाई अब सवाल ये आता है कि एक वीडियो को वायरल करने के लिए कितना ऑडियंस रिटेंशन चाहिए होता है? अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन 30% से कम है तो वो बैड है, और अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन आता है बिटवीन 40 to 70, दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड ऑडियंस रिटेंशन। और अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन मोर देन 70% है तो आप परफेक्टली ऑप्टिमाइज कैटेगरी में। जिस भी वीडियोस में ऑडियंस रिटेंशन 70% या फिर उससे ज्यादा होता है, वही वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इस ऑडियंस रिटेंशन को आखिर इंक्रीज कैसे करें? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस अगेन वी विल हैव टू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स एंड देयर वीडियोस। ये है एक व्लॉग चैनल का वीडियो जिसकी स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स में ये क्लियर हो गया कि इस वीडियो में क्या सर्व होने वाला है। लेट्स हैव अ लुक। So I got engaged. निश्चय की एंगेजमेंट, पर किससे? Engaged. Excuse me, we got engaged. Oh, इससे। So who are all be joining this family gathering? Ring ceremony, dance, means party. Okay, आपने देखा? Now people will watch the entire video to get the answers. Now let's have a look to a different example. चैनल स्टार्ट करते के साथ सिर्फ 2 महीने में एल्ग्रो के 50,000 सब्सक्राइबर्स और सिर्फ 1 साल में 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। सरफेस लेवल पे इट माइट सीम लक, बट एल्ग्रो के चैनल को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि एल्ग्रो के पास एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जो वो अपने 90% वीडियोस में यूज़ करता है। और इसका जो 4th स्टेप है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि शर्त लगा लो, एल्ग्रो इसके बिना कभी ग्रो नहीं कर पाता। यहाँ पे ये क्रिएटर कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स दे रहा है एंड वांट अस टू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड। नाउ द थर्ड एग्जांपल, गाजी, अली अब्दाल, मैग्नस मीडिया, इन सबके पास अपनी नीश की नॉलेज को छोड़ के एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई इनका लेवल टच नहीं कर पा रहा, और वो है इनका एडिटिंग स्टाइल। एडिटिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक एडिटिंग स्टाइल क्रिएट कर पाना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एडिटिंग की बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी नॉलेज हो। इस वीडियो में ट्यूब सेंसई फास्ट एनिमेशन के साथ फास्ट पेस में स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से खेल रहा है, और हमारा दिमाग इन सभी इंफॉर्मेशन को, इन सभी फास्ट पेसिंग एडिटिंग स्टाइल को, साउंड इफेक्ट्स को, इन सभी ट्रांजिशन को एक्सेस करके प्रोसेस कर रहा है, जिसमें 0.5 सेकंड लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेसिंग टाइम में लगने वाले टाइम से ही हम इस वीडियो पे रुके रहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के टेक अवेज हो सकते हैं फास्ट एडिटिंग, फास्ट स्क्रिप्ट,
फास्ट पेस, फास्ट ट्रांजिशंस, फास्ट साउंड इफेक्ट्स, और इन्हीं की हेल्प से इस यूट्यूबर ने ऑडियंस अटेंशन ग्रैब करने में कामयाबी हासिल कर ली। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। सो ये जो इंट्रो है ये एग्जैक्टली 40 सेकंड्स का है और मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आप खुद गैस कर जाओगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। By revenue, making over $600 billion a year. And yet, Walmart's founder was born into poverty, growing up on a farm during the Great Depression. He was even told by his boss that he wasn't cut out for retail work. And so, the story of how Walmart's founder built this gigantic business empire is incredible. But to some people, the Walmart story is a tragedy of unethical corporate greed gone too far. Because during its rise, Walmart has faced countless scandals, evidence of large-scale bribery, and has brutally crushed its competition using cutthroat tactics. So, it's time we delve into the insane true story of Walmart. इस 40 सेकंड के इंट्रो में क्या क्या CTEs आपको देखने को मिल रहे हैं? इनसेन स्टोरी, जाइगेंटिक बिजनेस, पॉवर्टी, ट्रेजेडी, a business story, rich to poor mindset, a journey of a person to become a millionaire. You know, हमारा ब्रेन इन वर्ड्स को लेके काफी सेंसिटिव है और हम ना चाहते हुए भी इस इंट्रो को पूरा देख रहे हैं और वैसे ही शायद पूरा वीडियो भी देख लेंगे। Anyway, I hope आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। पर अभी भी आप लोग सोच रहे होंगे पर ठीक है यार, एग्जाम्पल दे दिए पर ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज कैसे करें? इसका जवाब तो मैंने अभी तक दिया ही नहीं। वेल, इसका जवाब छुपा है इन 2 पॉइंट्स में और इसकी हेल्प से आप ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज कर सकते हो, पर इनकी बात हम आगे वीडियो में जरूर करेंगे। बट फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, वॉच टाइम। वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। वॉच टाइम एक्चुअली टोटल ड्यूरेशन है जो किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखने में स्पेंड हुई है, यानी एक वीडियो को कितने मिनट तक देखा गया है। वहीं AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वो परसेंटेज है जो बताती है लोग वीडियो को कितने % तक देख के चले जाते हैं। मीनिंग एक वीडियो कितना स्किप हो रहा है और कितना देखा जा रहा है, ये AVD बताती है। सो बेसिकली वॉच टाइम से हमें टोटल स्पेंड टाइम का पता लगता है और ऑडियंस रिटेंशन से हमें एंगेजमेंट का पता पड़ता है। सो लेट्स कंक्लूड एवरीथिंग एट वंस। CTR अगर आपका हाई है, वॉच टाइम भी अगर आपका हाई है, तो आपका वीडियो श्योर शॉट वायरल हो जाएगा। CTR हाई और वॉच टाइम लो है तो इसका मतलब है मिसलीडिंग कंटेंट, मीनिंग जो तुम टाइटल और थंबनेल में प्रॉमिस कर रहे हो वो तुम वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। सो यू वुड नीड टू चेंज योर थंबनेल एंड द टाइटल। नाउ अगर CTR लो है और वॉच टाइम भी अगर लो है तो इस वीडियो के बारे में भूल जाओ, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे डिलीट करके कितनी ही बार अपलोड कर दो, ये वीडियो वायरल नहीं होगा। सवाल ये आता है कि ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज कैसे करते हैं। तो अगर आप यूट्यूब में सच में ग्रो करना चाहते हो, जैसा कि मैं भी करना चाहता हूं, तो इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम ये जरूर कर सकते हैं। तो पहला है एडिटिंग। देखो, अगर तुम अपनी वीडियो को सही तरह से एडिट कर सको तो तुम्हारे जो चांसेस हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं वायरल होने के लिए। एक रिफाइंड एडिटिंग स्टाइल से वीडियो ज्यादा एंगेजिंग बनती है और व्यूअर्स वीडियो स्किप नहीं करता है। एडिटिंग के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे मेजर एक प्राइमरी पॉइंट जो है वो है वॉइस एंड साउंड। आपकी वॉइस एडिटिंग, आपकी साउंड क्वालिटी हमेशा क्लियर होनी चाहिए, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइस से आपका वीडियो अनबेरेबल बन जाता है। तो आप लोग एडोबी पॉडकास्ट AI टूल की हेल्प ले सकते हो आपके ऑडियो को ट्वीक करने के लिए। यहाँ पे आप अपनी साउंड क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, और मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। नाउ बैकग्राउंड म्यूजिक। बिना बैकग्राउंड म्यूजिक का वीडियो टेस्टलेस लगता है। और बैकग्राउंड यूज करने का एक खास पॉइंट ये भी है, आपकी ऑडियो में जो भी डिस्टर्बेंस होती है, जो भी नॉइस होती है, ये उसको नलीफाई कर देता है। तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को यूज करना शुरू करो। साइट्स लाइक पिक्साबे, इनको आप यूज कर सकते हो टू गेट बैकग्राउंड फ्री म्यूजिक। ट्रांजिशंस, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ट्यूब सेंसेई का। वो बहुत ज्यादा ट्रांजिशन को यूज करता है, फास्ट पेस में वीडियोस को बनाता है। एक सीन के बाद दूसरा सीन कब आता है आपको पता नहीं पड़ता है। ये ऑडियंस को हुक्ड रखता है। सो ट्राई टू यूज एज मच ट्रांजिशंस एज पॉसिबल इन द वीडियो। साउंड इफेक्ट्स, ये वीडियो के इमोशन को हाईलाइट करता है। ये सभी तरह के साउंड इफेक्ट्स आपके वीडियो को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और अगर आपका व्यूअर वीडियो छोड़ के जाने वाला है और उसी टाइम पे एक साउंड इफेक्ट अपीयर हो जाता है तो व्यूअर कुछ देर के लिए वहां और रुक जाता है। सो स्टार्ट यूजिंग साउंड इफेक्ट्स। की फ्रेम्स, देखो ये वीडियो मैं आफ्टर इफेक्ट को यूज करके बनाता हूँ। बाद में उसको रिफाइन और पॉलिश करने के लिए प्रीमियर प्रो को यूज करता हूँ या फिर कभी कभी दाविंची को यूज करता हूँ। और एक वीडियो को एडिट करना यूजिंग दीज टूल्स आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर समवन हु इज जस्ट अ बिगिनर।
So I would recommend you try to use Filmora. It's very easy. It's anybody who has no editing experience can easily use this tool, can enhance their editing style and get some more views. अगर आप अब तक इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो, इनको नोट अगर कर रहे हो, तो कंग्रेचुलेशंस, आप 50% लोगों में शामिल हो गए हो जो अपनी वीडियो को वायरल आसानी से कर सकते हैं. Okay, so now the last point which may help you to become the top-notch YouTuber on your niche is storytelling. आपकी storytelling style व्यूअर्स के इमोशन को कंट्रोल कर सकती है, उन्हें एंगेज कर सकती है, उन्हें आपकी वीडियो पर एंड तक रुकने पर मजबूर कर सकती है. स्टोरी टेलिंग कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है: स्ट्रॉन्ग हुक, बॉडी, कंक्लूजन, एवरीथिंग. आई विल बी शेयरिंग वन वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड when I came across to this guy, when I was watching his video, I was so mesmerized by the content he was providing on the YouTube, वो भी फ्री में. Just go through this, watch this. This video is in English, but आप ट्रांसलेशन को भी ऑन कर सकते हो if you feel like, right? तो वहाँ पे इसने पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग को ब्रेक डाउन कर रहा है. 2 या 3 घंटे का वीडियो है, वेरी